स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत 18वीं शताब्दी के जो कुछ नए स्वतंत्र राज्य रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी छोटे छोटे राज्य थे वो खुद की स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे, क्योंकि मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर हो गई थी। इन्हीं क्रम में ढेर सारे राज्य अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, राजपूताना, सिख, मैसूर, त्रावणकोर, अहम, मराठा, इसके अलावा भी कई ढेर सारे राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य, किस राज्य का संस्थापक कौन था और किस राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस लेक्चर में मैं जो जो टॉपिक जिस जिस पॉइंट पे डिस्कस करूंगा वो मैं आपको बता दूं कि मराठा और मैसूर की चर्चा हमने पहले ही कर ली। हमारे आप यूट्यूब में यानी हमारे जो चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास या आधुनिक भारत क्रम से होगा, ऐसा एक प्लेलिस्ट होगी। इसमें जाकर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग हैदराबाद, रुहेलखंड, इसके अलावा कर्नाटक, भरतपुर, राजपूताना, त्रावणकोर और अवध के बारे में या राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद। तो हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये चिनकिलीज खां ने की थी। चिनकिलीज खां को निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। 1724 में चिनकिलीज खां ने इसकी स्थापना की थी। देखिए, चिनकिलीज खां के 3 नाम या 3 उपाधियां यहाँ मैं आपको दिखा दूं कि मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने चिनकिलीज खां को आसफ जाह की उपाधि दी थी। क्लियर? क्योंकि जिस समय चिनकिलीज खां ने जो स्थापना की थी हैदराबाद की, उस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था? मोहम्मद शाह। इसके बाद एक और कि चिनकिलीज खां की उपाधि इसे किसने दी थी? औरंगजेब ने। जबकि निजामुल मुल्क की उपाधि फर्रुखसियर ने दी थी। आइए आगे देख लेते हैं कि मोहम्मद शाह ने 1722 में चिनकिलीज खां को दक्कन के 6 सूबों की सूबेदारी सौंपी थी, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद था। 1722 से 1724 ईस्वी तक वह मुगल साम्राज्य का वजीर रहा, लेकिन मोहम्मद शाह के ढुलमुल रवैये से तंग आकर वह दक्कन वापस चला गया। वहां उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मोहम्मद शाह इससे काफी नाराज हुआ। उसने मुबारिज खां को आदेश दिया कि जाओ और निजाम को चाहे जिंदा चाहे मृत जैसे हो पकड़ के लाओ। 1724 ईस्वी में शकूर खेड़ा के युद्ध में चिनकिलीज खां ने मुबारिज खां को पराजित कर दिया और मार डाला। अब मजबूर होकर मोहम्मद शाह ने दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया चिनकिलीज खां को और उसे आसफ जहां की उपाधि प्रदान की। दोस्तों, ये एक पृष्ठभूमि रही। मैं आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा कर दूं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि हैदराबाद भारतीय राज्यों में ऐसा प्रथम राज्य था जिसने वेलेस्ली की सहायक संधि के अंतर्गत एक आश्रित सेना रखना स्वीकार किया। कब? 1798 ईस्वी में। चलिए, अगला पॉइंट है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इस तरीके से चिनकिलीज खां की मृत्यु 1748 ईस्वी में हो गई थी। अब आगे देखते हैं दूसरा राज्य कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की स्थापना सादुल्ला खां द्वारा 1720 ईस्वी में की गई थी। इसकी राजधानी क्या थी? आरकाट थी। तो कर्नाटक पहले दक्कन के ही क्षेत्र में था। मुगल साम्राज्य का एक प्रांत था जिसका प्रयोग अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने भारतीय युद्धों के मैदान के रूप में किया। सादुल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को हैदराबाद के निजाम की अनुमति के बिना ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो इस तरीके से कर्नाटक किसके अधीन था? तो कर्नाटक दक्कन के ही अधीन था, यानी निजाम के ही अधीन एक प्रांत था। अगला देख लेते हैं राजपूताना। राजपूताना की बात करें तो 18वीं शताब्दी के शासक राजपूत शासकों में सवाई राजा मिर्जा जय सिंह 1688 से 1743 ईस्वी तक इनका स्थान सर्वोपरि है। इन्हें सवाई राजा की उपाधि किसने दी थी? तो बादशाह फर्रुखसियर ने दी थी। लेकिन कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि यह उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखिए कि सवाई राजा की उपाधि फर्रुखसियर ने दी थी। इन्होंने विज्ञान और कला के केंद्र के रूप में 1727 में जयपुर की स्थापना की। सवाई राजा जयसिंह कुशल शासक होने के साथ साथ बहुत महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक और वैज्ञानिक थे। इन्हें कई भाषाओं का भी ज्ञान था। जय सिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी इन 5 स्थानों में आधुनिक उपकरणों युक्त वेधशालाओं का निर्माण किया था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। इसके बाद है कि इन्होंने
जिज मोहम्मद शाही खगोल पिंडों की गति, इसकी हिंदी है, तो जिज मोहम्मद शाही नामक सारणियों का सेट तैयार किया था। जिज मोहम्मद शाही सारणियों का एक ऐसा सेट था जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण करने में सहायता मिलती थी। इसके अलावा इन्होंने यूक्लिड की रेखागणित के तत्व का अनुवाद संस्कृत में कराया था। ये एक पुस्तक है, रेखागणित के तत्व, किसने लिखी थी? यूक्लिड ने लिखी थी। तो इसका अनुवाद कराया। उन्होंने त्रिकोणमिति की बहुत सारी कृतियों और लघुगणकों को बनाने और उसके इस्तेमाल करने संबंधी नेपियर की रचना का भी संस्कृत में अनुवाद कराया। बहुत कम लोग जानते हैं कि जय सिंह एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जिसमें लड़की के विवाह में किसी राजपूत को अत्यधिक व्यय करने पर बाध्य न होना पड़े। क्लियर? तो एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है, 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का श्रेय किसे जाता है? जय सिंह। ध्यान रखिए, सवाई राजा जय सिंह है, ये जय सिंह द्वितीय नहीं है, सवाई राजा जय सिंह। जय सिंह द्वितीय और अजीत सिंह का नाम आता है, तो ये औरंगजेब के समय आता है। ध्यान रखिए, औरंगजेब के बाद भी महत्वपूर्ण है, औरंगजेब के बाद शासक बना, तो औरंगजेब के साथ बाद के मुगल बादशाह, यानी ध्यान रखिए कि ये जय सिंह द्वितीय नहीं, ये सवाई राजा जय सिंह है। इसके बाद से आता है भरतपुर। तो भरतपुर की बात करें तो दिल्ली, मथुरा तथा आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में जाट लोगों का निवास था। ये मूलतः समीपवर्ती क्षेत्रों में कृषि कार्य करने वाले जमींदार थे। जाट खुद को हुड़ों से संबंधित बताते थे। क्लियर? तो इतिहास के पन्नों में ये पूछा जाए तो हुड़ों से संबंधित हैं ये जाट। तो इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के, अब हुड़ क्या है, बहुत जो लोग बिल्कुल नए होंगे, हुड़ क्या है, उनको यहाँ पे प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जब मैं प्राचीन भारत बताऊंगा तो उस समय इसकी चर्चा करूंगा, फिलहाल आप इसे अन्य स्रोतों से पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया। प्रथम विद्रोह तिलुपत के जमींदार गोकुल ने 1669 में किया। तो प्रथम जाट विद्रोह किसने किया था? गोकुल ने। ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा था। इसके बाद से चूड़ामन का नाम आता है। तो चूड़ामन ने ही, चूड़ामन और ध्यान रखिएगा, चूड़ामन और इसके साथ साथ बदन सिंह, तो चूड़ामन और बदन सिंह ने मिलकर 1700 ईस्वी में भरतपुर राज्य की नींव डाली थी। उसने थीन नामक स्थान पर एक सुदृढ़ किला दुर्ग का निर्माण कराया। मुगलों की शक्ति को चुनौती दी उसने। 1721 में जय सिंह द्वितीय के अधीन मुगल सेना ने इसके विरुद्ध अभियान चलाया। ये जय सिंह द्वितीय है, सवाई राजा जय सिंह नहीं है, जय सिंह द्वितीय, जिसने मुगलों की आधिपत्य स्वीकार किया था, विरुद्ध अभियान चलाया तथा दुर्ग को जीत लिया। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली। चूड़ामन की मृत्यु के बाद बदन सिंह अगला जाट बना। इसने 4 दुर्ग की स्थापना की। कौन कौन? दीघ, कुंबेर, वेद और भरतपुर। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी। इसके बाद अगला जाट शासक सूरजमल हुआ। ये भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है कि किसे जाट जाति का प्लेटो या अफलातून कहा जाता है, तो सूरजमल को कहा जाता है। अगला राज्य देख लेते हैं, रुहेलखंड। वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मुहम्मद खान ने बरेली में एक छोटी सी जागीर का विस्तार कर रुहेलखंड में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यानी रुहेलखंड वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? बरेली, जो उत्तर में कुमाऊं तथा दक्षिण में गंगा नदी तक फैल गया। उत्तर प्रदेश में एक अगला पॉइंट, तो ये रुहेलखंड हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि ये बंगश वंश, तो उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद के आसपास बंगश पठानों ने 1714 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसे मोहम्मद खां बंगश ने अपना नेतृत्व प्रदान किया और उसने फर्रुखाबाद नगर की नींव रखी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, फर्रुखाबाद नगर की नींव किसने रखी? मोहम्मद खां बंगश ने रखी थी। अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक हम देखते हैं केरल यानी त्रावणकोर। तो 18वीं सदी में केरल राज्य की स्थापना 1729 में राजा मार्तंड वर्मा ने की थी। राजा मार्तंड वर्मा डचों और समकालीन सामंती सरदारों को पराजित कर अपने राज्य की सीमा उन्होंने कन्याकुमारी से कोचीन तक फैला ली। मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी राम वर्मा के समय त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वानों का सुप्रसिद्ध केंद्र थी। इनके राज्य में महान कवि कुंचन नाम्बियार ने अनेक कविताओं का संग्रह किया था। एक और पॉइंट महत्वपूर्ण है, 18वीं शताब्दी में केरल में कथकली का नृत्य का विकास हुआ। तो कथकली नृत्य आपने सुना भी होगा। केरल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था इनके समय में, यानी त्रावणकोर में वहाँ का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। कहीं ना कहीं आज भी
ये मातृसत्तात्मक समाज दक्षिण भारत में आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से सभी छोटे छोटे राज्यों की हमने चर्चा कर ली। अब आइए एक बड़े राज्य की तरफ चलते हैं जिसका नाम है अवध। तो अवध जो है पश्चिम के कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला अवध का सूबा एक विस्तृत और समृद्धशाली क्षेत्र था। वर्तमान में बात करें अवध तो फैजाबाद, फिर यानी अयोध्या कह सकते हैं आप, इसके अलावा लखनऊ, इसके अलावा कड़ा, ये सब अवध के ही क्षेत्र में शामिल थे। ईरानी गुट के सआदत खां बुरहानुल मुल्क, पूरा नाम है सआदत खां बुरहानुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क इसकी उपाधि है, तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अवध का एक सूबेदार नियुक्त किया था, जिसने 1722 ईस्वी में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की। तो अवध का संस्थापक कौन था, और एक और पॉइंट कि पहला नवाब कौन था, तो सआदत खां कहिए या बुरहानुल मुल्क कहिए। इसके बाद से 1723 में सआदत खां ने राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। उसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेद नहीं किया। उसने जागीरदारी प्रथा को जारी रखा। 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे नादिर शाह के विरुद्ध लड़ने के लिए बुलाया। दरअसल ध्यान रखिए कि नादिर शाह को भारत यानी दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए सआदत खां ने ही प्रेरित किया था। जब ये युद्ध चल रहा था तो 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने इसे यानी सआदत खां को नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए दिल्ली बुलाया। ये यानी सआदत खां दिल्ली आया, लेकिन इसे बंदी बना लिया गया नादिर शाह की सेना द्वारा। इसके बाद से एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो ये सआदत खां ये अवध का पहला नवाब था, इसने एक नए शहर फैजाबाद की नींव डाली थी। फैजाबाद का संस्थापक सआदत खां। आगे अपने पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं कि नादिर शाह ने बंदी बनाने के बाद सआदत खां से 20 करोड़ रुपए की मांग की थी, क्योंकि सआदत खां ने जब इसे प्रेरित किया था तो इससे कहा था कि बहुत बड़ा साम्राज्य है और 20 करोड़ रुपए तुम्हें प्राप्त होंगे मेरी तरफ से। लेकिन अब 20 करोड़ सआदत खां के पास थे ही नहीं, तो इसे पूरा न कर पाने के कारण 1739 में उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। सआदत खां की ये रही कहानी। सआदत खां के बाद उसका भतीजा तथा उसका दामाद सफदरजंग, जिसका वास्तविक नाम अबुल मंसूर खां था, वो अवध का नवाब बनता है। 1742 ईस्वी में सफदरजंग ने कुछ समय के लिए पटना पर भी अधिकार किया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद 1744 में मोहम्मद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया। सफदरजंग ने फर्रुखाबाद के बंगस पठान, जो अभी पीछे आपने देखा, और जाटों के विरुद्ध अपने सैन्य अभियान किए थे। 1753 में बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को वजीर के पद से बर्खास्त कर दिया और इस तरीके से 1754 ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शुजाउद्दौला 1754 ईस्वी में अवध का नवाब बना। उसने बक्सर के युद्ध में भी हिस्सा लिया था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जिसकी अलग से मैं चर्चा करूंगा। 1774 में रुहेलों को परास्त कर रुहेलखंड पर अधिकार कर लिया। 1775 में इसकी मृत्यु हुई, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले इसने संधि भी की थी। आइए उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। 1761 में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की अंतिम रूप से पराजय हुई थी। शुजाउद्दौला और अंग्रेज गवर्नर वारेन हेस्टिंग के बीच 1773 में बनारस की संधि हुई। संधि की शर्त क्या थी? संधि की शर्त के अनुसार कड़ा और इलाहाबाद के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए, ठीक है, तथा नवाब द्वारा कंपनी को 40 लाख रुपए देने के बदले में रुहेलों के विरुद्ध सहायता का वचन दिया गया। इस तरीके से जो कड़ा और इलाहाबाद के जिले थे वो अब अवध के नवाब को प्राप्त हो गए, जबकि अंग्रेजों ने इसके बदले में कंपनी ने रुहेलों के विरुद्ध सहायता का वचन दिया। तो ये चीजें आप समझ गए। इसके बाद है कि इसने 1759 में तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण अली गौहर, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, अली गौहर, को लखनऊ में शरण दी। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसने तुरानी वजीर इमादुल मुल्क की शत्रुता के कारण मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण दी थी। तो शुजाउद्दौला ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद से देखिए शुजाउद्दौला के बाद उसका पुत्र आसफ
उद्दौला 1775 में नवाब बना। इसने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ 1775 में स्थानांतरित कर दी और इसी वर्ष अंग्रेजों से फैजाबाद की संधि हुई। फैजाबाद की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और अवध के नवाब आसफुद्दौला के बीच। ये भी महत्वपूर्ण है। राजधानी फैजाबाद से लखनऊ किसने स्थानांतरित की? ये भी महत्वपूर्ण है। फैजाबाद की संधि की दो प्रमुख बातें, एक बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई, दूसरा जो अंग्रेजों ने अवध की बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली, लेकिन इसका उल्लंघन कर दिया 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने। इसलिए उसने क्या किया था कि जॉन मिल्टन की को अवध की बेगमों से धन वसूलने का आदेश दे दिया था, जो कि संधि के बिल्कुल विपरीत थी। यही कारण है कि जब इंग्लैंड में हेस्टिंग वापस गया और उस पर मुकदमा चलाया गया, बर्क द्वारा, आप जानते हैं कि इंग्लैंड में हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया गया, तो उस पर जो ये दो महाभियोग चलाया गया, मुकदमा चलाया गया, तो उनमें एक कारण अवध की बेगमों के साथ दुर्व्यवहार भी था। हालांकि भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख कारण था। इसके बाद देखिए, आसफुद्दौला ने 1784 में लखनऊ में मुहर्रम मनाने के लिए इमामबाड़े का निर्माण कराया। उसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं हुआ, एक भी स्तंभ नहीं है। देखिए दोस्तों, इमामबाड़ा लखनऊ में दो है, एक बड़ा इमामबाड़ा, एक छोटा इमामबाड़ा। तो ये बड़ा इमामबाड़ा है जिसको आसफुद्दौला ने निर्माण कराया था। लगे हाथों देख लेते हैं छोटे इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया, तो वो 1838 में मोहम्मद अली शाह ने कराया था। इसके बाद आसफुद्दौला के बाद उसका पुत्र वजीर अली कुछ महीनों तक अवध का नवाब बना, किंतु अंग्रेजों को अपनी तरफ मिलाकर उसका चाचा सादत अली खां, ये सादत अली खां द्वितीय है, ध्यान रखिएगा, मैं आपको पूरे नवाबों का अंत में चार्ट दिखा दूंगा, 1798 में नवाब बन बैठा। यह नवाब आसफुद्दौला का छोटा भाई था। सर जॉन शोर सर जॉन शोर, जो कि वायसराय यानी गवर्नर जनरल बने थे, से संधि कर इसने गद्दी प्राप्त की और बदले में अंग्रेजों को बहुत सा धन एवं इलाहाबाद का जिला प्रदान किया। 1801 ईस्वी में वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने को बाध्य हो गया। कौन? आसफुद्दौला। अवध के नवाब ने अन्य शर्तें मानने के अतिरिक्त अपना आधा राज्य, जिसमें रुहेलखंड, गोरखपुर और गंगा यमुना का मध्यवर्ती भाग सम्मिलित था, अंग्रेजों को दे दिया। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट कि लॉर्ड हेस्टिंग ने धन लेकर नवाब को, किसे? आसफुद्दौला को राजा की उपाधि प्रदान की। कुछ स्रोतों में अन्य नवाब के बारे में लिखा रहता है, लेकिन राजा की उपाधि आसफुद्दौला को प्रदान की गई थी। इसके बाद से आपको थोड़ा और महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं कि जो ये अगले शासक बने वो देख लीजिए यहाँ पे। पहले अवध के नवाबों की मैं आपको वंशावली एक क्रम बता दे रहा हूँ। सआदत खां 1722 से 1739 तक, फिर सफदरजंग, फिर शुजाउद्दौला, फिर आसफुद्दौला, फिर वजीर अली, फिर सआदत अली खां, फिर गाजीउद्दीन हैदर अली खां। तो दोस्तों, ये गाजीउद्दीन हैदर अली खां है, इसे पातशाह की उपाधि मिली थी लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। वारेन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा इसे पातशाह की उपाधि 1814 में मिली थी। तो ये एकमात्र मुगल अवध का नवाब था जिसे पातशाह की उपाधि मिली थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला है नासिरुद्दीन हैदर, फिर मोहम्मद अली शाह, फिर अमजद अली, फिर वाजिद अली शाह। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब, ये पॉइंट याद रखिए, स्वतंत्र नवाब वाजिद अली शाह था। संगीत के क्षेत्र में वाजिद अली शाह को ठुमरी का जन्मदाता माना जाता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अवध को किस आधार पर ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, तो कुशासन के आरोप पर लॉर्ड डलहौजी ने इसे 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। और कहाँ भेज दिया इसे? वाजिद अली शाह को कलकत्ता में निर्वासित कर दिया। एक और पॉइंट दोस्तों कि 1856 के बाद जब अपने राज्य में मिला लिया, तो वाजिद अली शाह का जो पुत्र था, जो कि नाबालिग था, बिरजिस कद्र, उसे अवध का नवाब बनाया। तो यह अवध का अंतिम नवाब वास्तव में बिरजिस कद्र था, जिसकी मां का नाम बेगम हजरत महल था। प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। आपके ऑप्शन में बिरजिस कद्र नहीं रहता है, सही उत्तर होता है वाजिद अली शाह। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी चर्चा मैंने आपकी कर दी। तो ये अब जो कुछ और जो क्षेत्र बचे हुए हैं नए राज्यों में, जिसमें सिख साम्राज्य है, इसकी अलग से चर्चा करूंगा, और इसके अलावा बंगाल की
नवाबों की अलग से चर्चा करूंगा, जिसमें हम लोग पानीपत, सॉरी माफ कीजिएगा, प्लासी, फिर बक्सर, इसके अलावा इलाहाबाद की दोनों संधियों के बारे में भी देखेंगे। साथ साथ कालकोठरी की घटना पर भी ध्यान देंगे हम लोग। तो दोस्तों, आज के ये टॉपिक कैसा रहा कमेंट के माध्यम द्वारा सूचित कीजिए। अपना ध्यान रखिए। चैनल पर नए हो तो फिर एक बार बता दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।